4+। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आम बजट पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमारा खास पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है। अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास चलेंगे। अमिताभ जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप अपनी बात कह रहे थे, दूसरे एंगल की जो बात कह रहे थे, एक बार मैं दर्शकों को आप समझाएं। देखिए, मैंने कहा ना कि मैं बहुत मूल बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जी, हिंदुस्तान के आम आदमी के मूल चिंता के विषय क्या है? वो जैसा सुबोध उनियाल कह रहे थे कि डीजल और पेट्रोल से आम आदमी का कोई वास्ता नहीं, ये गलत बात है। डीजल बढ़ता है तो सब्जी का दाम बढ़ता है, दूध का दाम बढ़ता है, चाय की पत्ती का दाम बढ़ता है, बस का किराया बढ़ता है, हर चीज का दाम बढ़ता है। डीजल महंगाई लाता है। हाँ, आम आदमी का वास्ता सबसे ज्यादा है। उसके पास कार हो, ये जरूरी थोड़ी ना पेट्रोल का दाम बढ़ने पर कार वाले पे असर पड़े, जो बेकार है उस पर भी असर पड़ता है। ये भी ध्यान रखना होगा। एलपीजी, खाद, चीनी, दूध, सब्जी, आटा, पेट्रोल, डीजल, ये जो 8 चीजें हैं, ये सस्ती होने का रास्ता खुलता है तो मैं मानूंगा ये बजट भारत के लिए अच्छा है। हाँ, ये रास्ता नहीं खुलता तो ये बजट भारत के लिए अच्छा नहीं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा हो सकता है। एक मनरेगा कांग्रेस को दोबारा सत्ता दे देती है। एक मनरेगा, अकेली मनरेगा। ये देश बड़ा विचित्र है। हालांकि मैं 3 अभियानों की सराहना करता हूं जिनको वैश्विक स्तर पर भी सराहना मिली। दुनिया के किसी मुल्क ने इतनी बड़ी आबादी को एक योजना से नहीं बांधा। सर्व शिक्षा, मिड डे मील और मनरेगा, इन 3 ने भारत की तस्वीर तो बदली जी, इससे मैं सहमत हूं। एक मनरेगा ने कांग्रेस को दोबारा सत्ता दे दी इस देश में 2009 के चुनाव में। आज चिदंबरम ने अपने बजट में इनकी चिंता नहीं की। दूध, खाद, चीनी, रोटी, इसकी चिंता नहीं की। उन्होंने जो मेरी समझ में बात आती है कांग्रेस की पूरी, उन्होंने 2 बिंदुओं पर दांव लगाया है। अच्छा, एक खाद्य सुरक्षा पर दांव लगाया कि सबको भोजन, और दूसरा उन्होंने अपनी यूएसपी बनाई, यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाया है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। हाँ, ये 2 विषय ऐसे हैं जिन पर 2014 का राजनीतिक महायुद्ध कांग्रेस लड़ेगी। ये बजट उन्हीं 2 केंद्रीय मुद्दों के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच खड़ा करता है। बस हाँ, इन्हीं 2 मुद्दों पर आप आज इस बात को बहुत गंभीरता से हमारे दर्शक देखें। समय आएगा तो मेरी बात सत्य सिद्ध होगी। इन्हीं 2 मुद्दों को कांग्रेस 14 में चुनाव का हथियार बनाएगी। हाँ, जैसे 9 में मनरेगा को बनाया था, वैसे ही इन 2 मुद्दों को बनाएगी। अब यह सवाल है कि देश इन दोनों मुद्दों पर मनरेगा की तरह वोट करेगा 2009 की तर्ज पर या नहीं करेगा, यह है। इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस दांव लगाएगी। दांव चल भी सकता है, दांव पिट भी सकता है। हाँ, इसलिए कांग्रेस के इस बजट ने, चिदंबरम के इस बजट में दूरगामी सुपरिणाम देने वाले प्रयासों की ओर कसरत नहीं की गई ज्यादा। हाँ, इसकी चिंता नहीं की गई कि 4 साल 5 साल में कोई चीज डेवलप हो और फिर वो देश की बेहतरी के लिए काम करे। नहीं, उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस दिया कि भाई इसी कार्यकाल में, इसी सरकार के टेन्योर में, यानी मई 2014 तक पूरे देश में हम कैश ट्रांसफर स्कीम लागू कर देंगे। हाँ, यानी खाते में सीधे पैसा गिरे आदमी के। वो भी डिबेट का इशू है कि वो ठीक है करना या गलत है करना। हाँ, लेकिन हो जाएगा, ये कमिटमेंट हो गया। और इसी टेन्योर में फूड सिक्योरिटी बिल पारित कर देगी सरकार। हाँ, तब सरकार चुनाव के मंच पर जाके कांग्रेस कहेगी कि सबको भोजन और गरीब के खाते में पैसा, 2 काम हमने कर दिए। हाँ, ये इन 2 विषयों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और जिन पर उसको चुनाव लड़ना है, उन 2 विषयों की पेशबंदी इस बजट में बहुत अच्छे से की चिदंबरम ने। हाँ, प्रकाश पंत जी, यहां पर लगता है क्या कि जो रणनीति, ये जो अमिताभ जी बता रहे हैं, ये रणनीति जो सरकार अपना रही है, आगे दूर तक दिखाई देती है क्या? ये देखिए, इस रणनीति के तहत जहां 2 बातें अमिताभ जी ने कही, एक तो ये कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक को लाने जा रही है और जिसके माध्यम से जो निम्न तबका है उसको भोजन की गारंटी हो और खाद्यान्न मिल सके, ऐसा विषय आएगा। हाँ, दूसरा विषय आपने कहा कि आप कैश ट्रांसफर करने का योजना बना रहे हैं। हाँ, आज स्थिति यह है कि हमारे गांव में बैंक नहीं है और बैंक में कैश ट्रांसफर होगा। जब बैंक नहीं है तो वो खाता कैसे खोल पाएगा आम आदमी। और दूसरा, जहां
तक जो खाद्य सुरक्षा की बात कही है, हमारा जो पीडीएस सिस्टम है वो पीडीएस सिस्टम है इतना वर्तमान में अव्यवस्थित हो चुका है, उसको सुव्यवस्थित करके सही हाथों तक खाद्यान्न पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है। क्योंकि हमने अटल खाद्यान्न योजना उत्तराखंड राज्य में चलाई थी और उसको चलाने में हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिसके आधार पर हम नीचे तक जाकर के उस खाद्यान्न को पहुंचाने में सफल हुए। एक बात कहूंगा प्रकाश भाई से, इस देश के वोटिंग पैटर्न को भी हमको समझना होगा। लैपटॉप की फोटो भी नहीं दिखाई, एक सेकंड जन साहब, लैपटॉप की फोटो भी नहीं दिखी, सिर्फ बोला नेताजी ने कि हम सरकार में आएंगे तो बच्चों को लैपटॉप देंगे और टैबलेट देंगे। घरों में बगावत हो गई, घरों में बगावत हो गई। कांग्रेसी परिवार, भाजपाई परिवार के बुजुर्ग पिता के बेटों ने कहा कि या तो आप मुझे लैपटॉप लाके दे दो, नहीं तो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। और लैपटॉप की पालकी में बैठकर 225 विधायकों की सरकार आ गई उत्तर प्रदेश में। अब लैपटॉप बटेंगे, कैसे बटेंगे, नहीं बटेंगे, अलग का विषय। 5 साल की सरकार तो आ गई, मनरेगा पर वोट होता हमने देखा इस देश में, और सरकार वापस आई। इस देश के वोटिंग पैटर्न को भी हमको देखना होगा ना, कि यहां का जो मानस है वो वोट कैसे करता है। उत्तर प्रदेश में 1 साल होने को आया, अभी तो एक भी लैपटॉप नहीं बटा, एक भी टैबलेट नहीं बटी, फिर भी वो सरकार 225 के उस पर आई ना, मेजॉरिटी पर। किसानों का कर्जा सबका तो माफ नहीं हुआ। लैंड डेवलपमेंट बैंक से जिसने 1 लाख की जमीन गिरवी रख के दी हो, 3 किस्तें चुका दी हो, उसका 50,000 माफ होगा। ये पेच है आज भी। मुट्ठी भर किसान लाभान्वित हुए, लेकिन किसानों ने वोट कास्ट किया मुलायम सिंह की पार्टी को। आते हैं प्रकाश पंत जी आपके पास, आपका भी उत्तर लेंगे। सूर्यकांत धस्माना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धस्माना जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। कल भी आप चर्चा में शामिल हुए थे और आपने कहा था कि आज जरूर हम आज शाम को चर्चा करेंगे। जी, कह रहे हैं लोग कि 2014 की अच्छी तैयारी कर ली कांग्रेस ने। मैंने आपसे कहा था कि आम आदमी का बजट आएगा और भारतीय जनता पार्टी समेत सारा विपक्ष निरुत्तर हो जाएगा। कोई उनके पास आरोप नहीं बचेगा सरकार के ऊपर लगाने के लिए। जो आज बजट आया है, आपने देखा है सुबह से लेकर के अब तक की जो प्रतिक्रियाएं पूरे विपक्ष की हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि आरोप क्या लगाएं। धस्माना साहब, कि बहुत बजट है। धस्माना साहब, एक सवाल, बीजेपी वाले तो अपनी बात कहेंगे ही, वो समर्थ लोग हैं। एक सवाल भारत की जनता की तरफ से मैं पूछता हूं। जी जनाब। एलपीजी, खाद, चीनी, दूध, सब्जी, आटा, पेट्रोल और डीजल ये सस्ते नहीं हो तो भारत का बजट कैसे हो सकता है कोई बजट? देखिए, जो बजट प्रस्तुत किया गया है अग्निहोत्री साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से संतुलित बजट पेश किया गया है, आने वाले टाइम में पूरा देश ये भी चाहता है कि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो बरकरार रहे। पूरी दुनिया में 2 देश हैं केवल जिनका हमारा ग्रोथ रेट हमारे से ऊपर है। हम ग्रोथ रेट भी चाहते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहते हैं, हम सुविधाएं भी चाहते हैं, हम विकास भी चाहते हैं, और उसके साथ जो संतुलन है, जो आप कह रहे हैं, जो आटा दाल चावल की बात कर रहे हैं, आम आदमी की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आप देखेंगे इस बजट का असर। आप देखेंगे कि महंगाई का जो दर है वो भी घटेगा, और निश्चित तौर पे जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमतों पर लगाम लगेगी। धस्माना साहब 2004 में जब आपकी पार्टी ने सत्ता संभाली थी, उस वक्त से अब तक एलपीजी 4 गुना बढ़ गई, खाद 4 गुना बढ़ गई, चीनी 3 गुना बढ़ गई, सब्जी के रेट 4 गुने से ज्यादा बढ़ गए, पेट्रोल 2 गुना हो गया और दूध 3 गुना हो गया। हमने तो देखा है। उम्र दराज मांगकर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस प्रकार से मंदी का दौर चला है, पूरे दुनिया में जो मंदी का दौर चला है, उसके बावजूद हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मेहनतकश, हिंदुस्तान का आम आदमी, उसके कारण जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कायम रही है, अपने पैरों पर खड़ी रही है, कहीं भी लड़खड़ाई नहीं, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है, और उसमें कहीं ना कहीं कीमत चुकानी पड़ती है। धस्माना साहब, कीमत चुकाना अलग बात है, लेकिन गरीब के पेट पर सीढ़ी रख दें हम और उस पर चढ़ के विकास करें, ये तो स्वीकार नहीं किया जा सकता किसी भी वेलफेयर स्टेट में। सोशल सेक्टर में जिस प्रकार से देखिए, आज पूरे बजट में आपने अगर आप नजर डालें, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर के, माइनॉरिटीज से लेकर के, बैकवर्ड से लेकर के,
डाउन ट्रोडन, जो गरीब हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनके लिए जिस प्रकार से जो सरकार ने व्यवस्थाएं करी हैं जो बजट में, मैं समझता हूं कि इस बजट का बहुत दूरगामी असर होगा और इसको आप चुनावी बजट नहीं कह सकते। लेकिन एक बात मैं अभी प्रकाश पंत जी को सुन रहा था, उनकी मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा कि प्रकाश पंत जी ने भी एक बात कही कि उनके गांव में बैंक नहीं है। 5 साल माननीय मंत्री जी प्रकाश पंत जी राज्य में सरकार में मंत्री रहे और पीडीएस सिस्टम जो जिसको वो कोस रहे थे, पीडीएस सिस्टम आज राज्य में जो खस्ता हाल है वो किसके कारण है? ये तमाम सवाल हैं जो खड़े करने चाहता हूं मैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड को विशेष तौर पर भी उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू हो रहा है 14 तारीख से, हम आपसे बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन पूरे उत्तराखंड में जिस प्रकार से बहुत शुक्रिया, हम समझ गए आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। दसमाना जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण जैन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, अरुण जी कहिए अपनी बात। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी एक भाई साहब ये कह रहे थे कि ये चुनावी बजट डिक्लेयर हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो 2 चुनावी मुद्दे इन्होंने गिनवाए, एक तो कैश ट्रांसफर स्कीम जो सबसे बड़ी स्कीम बता रहे हैं, और दूसरा नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, जो ये माना जा रहा है कि ये दोनों चुनावी मुद्दे होंगे और ये जिता देंगे कांग्रेस को। मेरे हिसाब से ये दोनों ही मुद्दे के कांग्रेस को लेके डूबेंगे, क्योंकि अगर आप नोट करें, हमारी कैलकुलेशन है कि फूड सिक्योरिटी बिल के लिए आपको कम से कम 1,85,000 करोड़ रुपया चाहिए पूरे फूड बिल को पूरे देश में इंप्लीमेंट करने के लिए। और चिदम्बरम ने गलती करी है, इसके अंदर बम के अंदर आग लगा के सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया दिया है। 10,000 करोड़ में पूरे देश के अंदर आप नहीं इंप्लीमेंट कर सकते ये स्कीम। अगर आपने इसको उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया और तमिलनाडु में लागू नहीं किया तो आपको वहां पे वोट नहीं मिलेंगे, लोग कहेंगे हमारे साथ गद्दारी करी है। दूसरी चीज, आपने बोला कि कैश ट्रांसफर स्कीम, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि भारत के अंदर सिर्फ 40%, मैं रिपीट करता हूं 40% सिर्फ एरिया बैंकिंग से कवर्ड है आज की डेट में, और उस 40% के अंदर भी सिर्फ 60% लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं आधार के कार्ड पे, वो भी बैंक आज आधार कार्ड के ऊपर बैंक अकाउंट नहीं खोल रहे हैं। अभी आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है और सर्कुलर जारी करके बैंक आरबीआई के सर्कुलर ठीक है। जैन साहब के अंदर जाके देखिए, जैन साहब मैं आपकी बात का एक उत्तर दूं। इसी देश में रंगीन टीवी और मंगलसूत्र सबको दिया जाएगा, इस पर तमिलनाडु में चुनाव जीत लिया जाता है। बाद में किसको मिला नहीं मिला वो रोता पीटता रहता है। इसी देश के सबसे बड़े सूबे में 37, लेकिन सारे सुनिए ना तमिलनाडु का, जैन साहब सुनिए ना, जैन साहब सुन लेते हैं। आपने अर्थशास्त्री के तौर पर अपनी बात कही, लेकिन जितनी राजनीतिक समझ थोड़ी बहुत मुझे है उसके आधार पर मैं अपना अनुभव तो बता दूं। देश के सबसे बड़े सूबे में जहां 23 करोड़ की आबादी है, वहां 37 लाख से ज्यादा बच्चे इंटाइटल्ड हुए टैबलेट और लैपटॉप के लिए। और सरकार ने जब बजट लाई, सरकार चुनाव जीतने के बाद 5 साल का अथॉरिटी लेटर जेब में रखने के बाद शासन करने का, तो उसने 400 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया। कुल 400 में जितने को मिल जाएगा, नहीं तो रोते चिल्लाते रहो, फिर चुनाव तो 5 साल बाद होगा ना, तब फिर कोई दूसरा गणित देखेंगे। एक उदाहरण, इसी मनरेगा में भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें आई, लेकिन 2009 में क्या मनरेगा पूरे देश में लागू था? मनरेगा 100 जिलों में शुरू हुआ था, उसके बाद एक्सटेंड हुआ 200 जिलों तक गया, और 100 जिलों के मनरेगा ने कांग्रेस को दोबारा सत्तासीन करा दिया। इस देश की वोटिंग पैटर्न मैंने देखी है, लोकसभा के आधा दर्जन से ज्यादा चुनाव मैंने देश भर में घूम घूम कर कवर किए। मैं जानता हूं इस देश के वोटिंग का पैटर्न कहां से कैसे मोल्ड होता है, देखा है मैंने। अगर वादे ऐसे ही पूरे हुए होते तो भारत सोने की चिड़िया हो गया होता। जी जैन साहब बोलिए। जी, मैं आपको ये कहना चाह रहा था, 2004 के इलेक्शंस के अंदर मैं भी भारतीय जनता पार्टी के वॉर रूम के अंदर 3 महीने लगाए थे मैंने, और मैं भी जानता हूं थोड़ा बहुत। वॉर रूम के अंदर लगाए थे, बड़ी अच्छी बात है जैन साहब। मैं कह रहा हूं इस देश के वोटिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करिए, वोटिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। हाँ। यहाँ पर पीके त्रिपाठी जी, यहाँ पर आपको लगता है जो बातें अभी हो रही हैं, सबको भोजन और डायरेक्ट सब्सिडी की अगर जो बात हो रही है,
दूर तक दिखाई देती है ये योजनाएं, दिक्कतें आ सकती हैं क्या इनमें? हाँ, निश्चित रूप से दिक्कतें आएंगी। और देखिए, सिर्फ जन कल्याणकारी समाज या किसान क्षेत्र के लिए बड़ी धनराशि का आवंटन कर देने मात्र से लक्षित वर्ग तक वह योजना लाभ पहुंचा पाएगी, हाँ। ये जरूरी नहीं है। हाँ। इसलिए मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है हाँ। कि सरकार को थोड़ा